सन 1990 दिन सोमवार। आज मन बहुत प्रसन्न है। बरसों के परिश्रम का परिणाम आज मेरे हाथ में है, मेरे नियुक्ति पत्र के रूप में। अभी कुछ समय पहले ही मैंने महिला प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए क्वालिफाई किया था और आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। पहले ही पोस्टिंग हुई थी असम के तिनसुकिया ज़िले के एक छोटे से गांव देजीगुड़ी में, जहां कि मुझे 5 ही दिनों के अंदर पहुंचना था ज्वाइनिंग के लिए। उस पर मुश्किल ये कि मुझे अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि मेरे बड़े भाई अपनी कंपनी के काम से 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और मेरी माँ अपने घुटने और जोड़ों के दर्द के कारण मेरे साथ यात्रा करने में असमर्थ थी और उनका इलाज चल रहा था। हम दोनों भाई और बहन उस समय तक अविवाहित थे और परिवार में 3 सदस्य होने के कारण एक सदस्य को देखभाल के लिए घर में रहना पड़ता था। अचानक मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह थी ट्रेन के रुकने की तेज़ आवाज़। रात के 3 बज रहे थे जब ट्रेन असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर रुकी, जो कि अपने सटीक समय से 1.5 घंटा पहले पहुंच चुकी थी। जनवरी की कड़क ठंड और चारों ओर फैला हुआ घना कोहरा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। यूँ कहिए कि पाला पड़ रहा था। वैसे भी असम, जो कि ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है और हरियाली से भरपूर है, तो वहाँ की ठंड की कल्पना कीजिए कितनी होगी। मैं स्टेशन पर उतरती हूँ। मुश्किल से थोड़े ही लोग स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे। ऊपर से चारों तरफ फैला घना कोहरा और स्टेशन पर जलते हुए पीले रंग के बल्ब, जो कि कोहरे में ना के बराबर प्रकाश दे रहे थे। उन दिनों एलईडी बल्ब चलन में नहीं थे। कुल मिलाकर एक लड़की के लिए भयानक स्थिति थी। खैर, मैंने खुद को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जो स्टेशन पर दिखाई दे रहे थे, इधर उधर घूमते हुए, जिनमें कि कुछ चाय वाले, कुली और कुछ मेरी तरह यात्री भी थे। चाय वालों की गर्मा गर्म चाय ले लो की आवाज़ कानों को राहत प्रदान कर रही थी। मैंने एक चाय विक्रेता को पुकारा, जो कि काफ़ी उम्र दराज लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा देजीगुड़ी गांव के लिए बस या कोई सवारी कहाँ से मिलेगी। पहले तो वो चौंक गए गांव का नाम सुनकर। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद मुझसे बोले कि बेटा, और कौन है तुम्हारे साथ? तो मैं बोली, मैं अकेली हूँ बाबा। यह सुनकर शायद उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। फिर अचानक से वो बोले कि आप यहाँ की तो नहीं लगती बेटा, कोई रिश्तेदार रहता है क्या देजीगुड़ी में आपका? मैं मुस्कुराई और बोली, नहीं बाबा, मैं अकेली ही देजीगुड़ी जा रही हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और पूछते, मैं बोली, बाबा, मेरी वहाँ के विद्यालय में महिला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। ये सुनकर उनके मुँह से निकला कि कमाल है। यह सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक वो बोले कि इस समय तो वहाँ के लिए कोई भी पक्की सवारी नहीं मिलेगी। आपको सुबह 8 बजे तक रुकना होगा। उसके बाद कोई बस या ऑटो जो देजीगुड़ी गांव के लिए जाएगा, तो उसमें आपके वहाँ जाने की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा, वो कैसे बाबा? तो वो बोले, छोटा सा काम है, मैं ये व्यवस्था कर दूँगा। असल में टेपो वाले जब सवारी लेने स्टेशन आते हैं तो रास्ता इसी प्लेटफॉर्म से शुरू होता है और वो चाय भी ज़रूर पीते हैं यहाँ आकर। ये सुनकर कुछ जान में जान आई और मैं उन्हें धन्यवाद बोल के एक पास की ही सीट पर बैठ गई अपने सामान के साथ और उनसे गर्मा गर्म चाय के लिए भी बोला और अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालने लगी। इतने में ही बाबा ने अपनी केतली से गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ में पलट कर मुझे दे दी। मैं शांति से अपनी सीट पर सिमट कर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रही थी। अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखा, पर ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से चाय वाले बाबा मेरे पास आए और बोले, एक बुरी खबर है बेटी। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबा? वो बोले कि कल रात एक लोकल ट्रांसपोर्टर की पुलिस द्वारा की गई मारपीट और अवैध वसूली के विरोध में लोकल ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। शाम तक कोई भी वाहन चलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। यह सुनते ही मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे ऐसा करते देख बाबा बोले, निराश मत हो बेटी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तुम स्टेशन के वेटिंग रूम में आराम करो। मैं पता करता हूँ कि अगर कोई अपने व्यक्तिगत वाहन से देजीगुड़ी की तरफ जा रहा होगा तो मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर दूँगा। मैंने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि बाबा, यहाँ से कितना समय लगता है देजीगुड़ी पहुँचने में? बाबा बोले, बस से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, ऊपर से सड़क भी बहुत ख़राब है। मैंने पूछा, स्टेशन पर कोई टेलीफोन बूथ है बाबा? उन्होंने कहा, पूछताछ काउंटर के पास टेलीफोन बूथ है। उसके बाद मैं वेटिंग रूम की ओर बढ़ चली।
और सोचने लगी कि कुछ अजनबी लोग भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वेटिंग रूम आने के बाद मैंने अपना सामान रखा। उसके बाद अपने हाथ मुंह धोए और अपने एक बड़े सूटकेस और एक छोटी अटैची को अपनी सीट के साथ चेन से लॉक कर दिया। उसके बाद मैं फ़ोन करने के लिए टेलीफोन बूथ की ओर निकल चली। इन सब में सुबह के 6 बज गए थे। कोहरा अभी भी बहुत ज़्यादा घना था। टेलीफोन बूथ पर पहुंचने के बाद मैंने अपने हैंडबैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसमें से विद्यालय का टेलीफोन नंबर निकालकर नंबर डायल किया। टेलीफोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मैंने कई बार नंबर डायल किया और हर बार घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगा शायद इतनी सुबह स्कूल का ऑफिस नहीं खुला होगा। मुझे कुछ समय बाद दोबारा कॉल करनी होगी, इस उम्मीद में कि शायद विद्यालय की तरफ से कोई मदद मिल पाए और वह वाहन से किसी को भेज दे मुझे लेने के लिए। मैं वापस वेटिंग रूम में आ गई। मैंने गौर किया कि उस समय मेरे अलावा उस वेटिंग रूम में कोई और भी था। तभी अचानक पीछे से मुझे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत, जिसने एक पुराने और गंदे कंबल में खुद को लपेट रखा था और बहुत ही अजीब सी निगाहों से मुझे घूर रही थी। यह देखकर मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा और बूढ़ी औरत, जिसकी अंदर की ओर घुसी हुई आंखों में एक अजीब सी निरस्ता और चमक थी, जिसे देखकर सिहरन सी पैदा हो रही थी। इसलिए मैंने उससे निगाह हटा ली। वो सबसे आखिरी सीट पर बैठी थी। शायद इसीलिए मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बूढ़ी औरत लगातार मुझे घूरे जा रही है। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही चाय वाले बाबा मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबा? तो वो बोले कि बेटा, मैं अभी आया तो देखा तुम अजीब तरह से सामने की ओर देख रही हो। फिर मैंने कहा कि मैं उस बूढ़ी औरत को देख रही थी जो मेरे सामने खड़ी थी। बाबा बोले, किस औरत की बात कर रही हो तुम? मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा, बाबा अभी वो यहीं थी, शायद शौचालय की ओर चली गई होगी। ये सुनकर बाबा ने उलझन भरी निगाहों से मुझे देखा। फिर बोले कि हो सकता है। मैं तो आपको यह बताने आया था कि शाम तक हड़ताल खुलने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने एक तांगे वाले से बात की है, जो कि यहाँ से कुछ सामान लेकर अगले गांव तक जाएगा 2 घंटे के बाद। यह सुन मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई और सोचने लगी कि क्या ये सही रहेगा अनजान जगह और इस तरह से तांगे से जाना। मुझे चुप देख शायद मेरी दुविधा बाबा समझ गए और बोले, चिंता की कोई बात नहीं है बेटी, बहुत सज्जन व्यक्ति है वो तांगे वाले। तुम्हारी ही जितनी उनकी भी एक बेटी है और 20 वर्षों से तांगा चला रहे हैं वह यहाँ पर और यहीं के निवासी है। मैंने कहा, धन्यवाद बाबा मेरी मदद के लिए, पर मैं एक बार अपने विद्यालय में बात करके देखना चाहती हूँ कि शायद वह मेरे लिए कोई सवारी का प्रबंध कर सके। मैं कुछ ही देर में आपको फ़ोन करने के पश्चात बताती हूँ, जैसा भी होगा। बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन मुझे आधे घंटे के अंदर ही बता देना ताकि मैं उस तांगे वाले को आपके जाने के लिए पक्का बता सकूं। मैंने कहा, ठीक है बाबा, मैं जल्दी ही आपको बताती हूँ। उसके बाद बाबा बाहर की ओर चले गए और मैं तेज़ कदमों से टेलीफोन बूथ की तरफ चल पड़ी। वहाँ जाकर मैंने विद्यालय में फ़ोन करा। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ देर लगातार फ़ोन करने के बाद थक हार के फ़ोन रख दिया और निराश कदमों से वापस वेटिंग रूम की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ही मुझे बाबा चाय ले जाते हुए दिखाई दिए। बाबा मुझे देखकर रुक गए और बोले कि फ़ोन कर लिया बेटी? मैंने कहा, हाँ बाबा मैंने फ़ोन कर लिया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। शायद फ़ोन में कुछ खराबी है। वेटिंग रूम में पहुंचकर मैं अपनी बेंच पर जाकर अपनी आंखें बंद करके बीते कुछ समय और सफ़र के बारे में सोचने लगी। अंततः जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मन में यही सोचकर अपने आप को सत्वाना दी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद अपने आगे होने वाले सफ़र के बारे में सोचने लगी और बाबा के आने का इंतज़ार करने लगी कि कब बाबा आए और मैं अपने आगे के सफ़र के लिए चल सकूं। रह रहकर मन में ख्याल आ रहा था कि काश माँ या भाई मेरे साथ कोई होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे अनजान सफ़र में अगर कोई अपना साथ हो तो रास्ते की मुश्किल आसान हो जाती है और सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता। लेकिन हर सोची गई बात कहाँ सच होती है, यह सोचकर मैंने मन ही मन अपने आप को आश्वासन दिया और कुछ देर आराम करने के लिए सोचकर अपनी बेंच पर लेट गई। और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और सपने में वही बूढ़ी औरत जो वेटिंग रूम में घूर रही थी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी
और आगे की तरफ चलते हुए मेरी तरफ देख रही थी, पीछे मुड़ मुड़ के। पता नहीं मैं किस आकर्षण के वशीभूत होकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह मुस्कुराए जा रही थी और बीच बीच में मुड़कर मेरी तरफ देख रही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो? मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरी माँ पीछे खड़ी थी। मैंने आश्चर्य से कहा कि माँ, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी बात का जवाब दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि सफ़र में किसी अजनबी का भरोसा मत करना। फिर भी तुम क्यों उसके पीछे जा रही थी जिसे तुम नहीं जानती? मैं कुछ बोलने ही जा रही थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि बाबा मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा? तो बाबा बोले, बहुत देर से तुम्हें जगा रहा हूँ बेटी, शायद तुम थकान के कारण गहरी नींद में थी। जवाब में मैं कुछ बोल ना पाई और फिर दोबारा से उस सपने के बारे में सोचने लगी कि अचानक बाबा बोले, क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई? तो मैंने कहा, कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही आँख लग गई थी थोड़ी। तो वह बोले, कोई बात नहीं बेटी, मैं सिर्फ यह बताने आया था कि तांगे वाला थोड़ी ही देर में आने वाला है। तुम्हें अगर कुछ खाना पीना हो तो कैंटीन में जाकर खा लो, उसके बाद तुम्हें आगे का सफ़र भी करना है। मैंने कहा, ठीक है बाबा। उसके बाद मैं सोचने लग गई कि ऐसे मुझे कितना समय हो गया सोते हुए। तो मेरा ध्यान अपनी कलाई की तरफ गई। मैंने घड़ी में देखा कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था सोते हुए। मैंने सिर झटक कर कहा, आज तो लगता है ज़्यादा ही थकान हो गई है। उसके बाद मैं हाथ मुंह धोने के लिए टॉयलेट की ओर बढ़ चली। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं अपना सामान व्यवस्थित कर रही थी वेटिंग रूम से बाहर निकलने के लिए, तो अचानक मेरा ध्यान फिर से उस सपने की तरफ चला गया और उस बूढ़ी औरत का ध्यान आते ही शरीर में एक अजीब सी सिहरन सी हो उठी और मुझे अपनी माँ की याद आई और अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मैं माँ को तो कुछ बताना ही भूल गई। सफ़र की इस आपाधापी में अवश्य माँ बहुत परेशान होगी। मैंने सोचा, अब मैं तांगे में बैठने से पहले टेलीफोन बूथ पर जाकर माँ को अपने कुशल क्षेम इस घटना के बारे में अवश्य बताऊंगी। यह सोचकर मैं टेलीफोन बूथ की ओर चल पड़ी। टेलीफोन बूथ पर जाने के बाद मैंने माँ को फ़ोन किया। पहले तो माँ बहुत नाराज़ हुई और उसके बाद जब मैंने सारा घटनाक्रम बताया तो माँ मुझसे बोली कि बेटा परेशान मत हो, सब समस्या दूर हो जाएगी, अपने आप पर भरोसा रखो और कोई समस्या हो तो माँ दुर्गा को याद करना, माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेगी। तो एकाएक मेरा हाथ अपने गले पे पड़ा। माँ दुर्गा के लॉकेट की तरफ चला गया जो कि माँ ने मुझे यात्रा पर जाने से पहले मेरे गले में पहनाया था और बोला था कि बेटा माँ तुम्हारी रक्षा करेगी हर मुसीबत से, हमेशा माँ पर विश्वास रखना और जब भी मौका मिले तो मुझे बीच बीच में फ़ोन करती रहना। मैंने कहा, ठीक है माँ। और उसके बाद फिर कुछ औपचारिक बातें हुई और मैंने कहा, माँ मैं पहुँच फ़ोन करती हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और महसूस किया कि मेरा मन माँ से बात करने के पश्चात बहुत हल्का हो गया है। उसके बाद मैं बाबा के स्टॉल की तरफ चल पड़ी। वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि वह शायद मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उनके पास एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।